हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी आवाज़ आ पा रही है। आज जो है शुरुआत ऐसी हुई है कि आपका माइक ही ऑफ था। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगी कि आपका जो है 1 से 2 मिनट मुझे लगता है वेस्ट हो चुका है। चलिए, आपका अब आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है, सत्यम, सुजीत, सुमित, सभी को आवाज़ प्रॉपर आ रही है। एक बार थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में बता देंगे। राहुल, सुधा, दीपक, मिथिलेश, आकाश, नितिन, सभी को आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो बताएंगे एक बार। चलिए, तो आज की शुरुआत हम करेंगे कुछ मोटिवेशन के साथ। ठीक है, आज की शुरुआत होगी आपकी मोटिवेशन के साथ कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल की उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। तो एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी की एक जबरदस्त शुरुआत टॉपर्स बैच की हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि भाई टॉपर्स बैच को आज आपके 5 दिन हो चुके हैं, 4 दिन की क्लासेस आप ले चुके हैं, आज आपका 5वां दिन है। तो आप सभी को ये आइडिया लग चुका होगा कि आप सभी की तैयारी कैसी होने वाली है। क्या आप सचमुच टॉपर्स बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले, चीज़ें आपको समझ में आ रही है, टीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी प्यारे साथी बताएंगे। अभिषेक, श्रीकांत, ऋतिक, दुष्यंत, आकाश, शिवम, अमर, अजय, प्रिया, कुलदीप, रवि, मोहित, विशाल, भूपेंद्र, नवीन, विवेक, सचिन, निधि, संदीप, इमरान, नवनीत, दीपक। चलिए, सभी को समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। आवाज़, ऑडियो, वीडियो मेरी सब क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके बता दीजिएंगे कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल आपकी क्लियर है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम शुरुआत के, जैसे मैंने कहा था कि हर क्लास में शुरुआत में 4 से 5 मिनट हम रिवीजन करेंगे जो हमने पिछला पढ़ा था। तो हम पढ़ रहे हैं गद्य साहित्य। गद्य होता क्या है? तो हमने कहा साहित्य को हम गद्य और पद्य इन 2 भागों में समझते हैं। गद्य जो कि विचार प्रधान होते हैं, व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं, उसी को हम गद्य कहते हैं। अब गद्य का विकास कैसे हुआ, इस क्रम में हम पढ़ते हैं कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। हिंदी, जिसे हम वर्तमान में जो खड़ी बोली है, इसको हम हिंदी कहते हैं। जबकि हिंदी बोली जो है, हिंदी भाषा आपके अनेक बोलियों और उपभाषाओं का समूह है। तो जब हम हिंदी के विकास की बात करते हैं तो हिंदी का विकास जब हम समझेंगे तो हिंदी के विकास को समझने के लिए हमें समझना होगा आपके हिंदी के विकास को हम समझेंगे कि हिंदी का विकास हम 2 युगों में इसको बांट करके समझते हैं। ठीक है, ये 2 युग कौन कौन से हैं? तो हम कहते हैं एक युग है हमारे पास भारतेंदु पूर्व युग। ठीक है, भारतेंदु से भारतेंदु युग, और एक युग है आपके भारतेंदु पूर्व युग। ठीक है, भारतेंदु युग, और एक है हमारा भारतेंदु पूर्व युग। इन 2 भागों में हम समझते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो आपने ये 2 भाग बताए ही नहीं थे, आप तो कहते थे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब ये भारतेंदु कहाँ से आ गए? सबके मन में आ रहा है ये सवाल? तो देखिए, हम हिंदी साहित्य को 4 कालों में ही समझते हैं। हम जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो उसके 4 काल कहते हैं। आदिकाल, ठीक है, भक्तिकाल, फिर हम कहते हैं आपके रीतिकाल, और अंत में हम रखते हैं आधुनिक काल को। ये जो आधुनिक काल है, यही आपके गद्य की दृष्टि में भारतेंदु युग कहा जाता है। आधुनिक काल को ही हम क्या कहते हैं? आधुनिक काल को ही हम भारतेंदु युग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को हम भारतेंदु युग हम यहीं से समझते हैं। अब आधुनिक युग में ही खड़ी बोली गद्य का विकास होता है। इससे पहले जो गद्य का विकास हुआ है उसको हम भारतेंदु पूर्व युग नहीं कह सकते क्या? इससे पहले जो आपके गद्य का विकास हुआ है, क्या ये भारतेंदु पूर्व युग कहा जा सकता है? बताइए।
हमने कहा हिंदी साहित्य को हम 4 कालों में बांटेंगे, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसका थोड़ा क्रम इधर उधर हो गया है, हम एक काम करते हैं, भारतेंदु पूर्व युग इधर लिखते हैं और भारतेंदु युग इधर लिखते हैं, ठीक है, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, पता चले बाद में भूल गए। तो यहाँ पर हम रखते हैं आपके भारतेंदु पूर्व युग को, भारतेंदु पूर्व युग को, भारतेंदु से पहले का समय भारतेंदु पूर्व युग को, और इसमें हम रखते हैं भारतेंदु युग को, भारतेंदु युग। तो हमने कहा जो भारतेंदु युग है, जो आपका भारतेंदु युग है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम आपके आधुनिक काल कहते हैं। इसी में हिंदी खड़ी बोली के गद्य का अधिकतम विकास होता है। इससे पहले तो हमें गद्य बहुत कम रूप में मिलता है ना, इससे पहले जो गद्य है वह हमें कैसा मिला है, तो वह हमें बहुत कम गद्य मिला है, बहुत कम गद्य मिला है, वो भी खड़ी बोली में नहीं। हम कहते हैं कि खड़ी बोली गद्य से पहले हमें राजस्थानी, मैथिली, ब्रज भाषा या दक्षिणी इन भाषाओं में गद्य मिलते हैं, जबकि खड़ी बोली का गद्य हमें आधुनिक काल भारतेंदु के बाद मिलता है। यहाँ तक की चीजें स्पष्ट है। हमने कहा कि अगर मैं आपके खड़ी बोली गद्य की बात करूं, ठीक है, कौन से गद्य की, खड़ी बोली गद्य की, तो इसको हम समझने के लिए भारतेंदु पूर्व और भारतेंदु युग को समझेंगे। भारतेंदु से पहले के युग में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल आ जाएगा। यहाँ पर जो गद्य का विकास हुआ है वो बहुत ही कम या आंशिक रूप में हमें गद्य मिलता है, ठीक है, आंशिक रूप में गद्य मिलता है। अधिकतम विकास भारतेंदु के समय से खड़ी बोली में होना शुरू होता है। तो हमें शुरुआत से खड़ी बोली में जो 3 रचनाएं, हमें मैंने कल आपको 3 महत्वपूर्ण रचनाएं बताई थी, एक बार सभी बता दीजिए वो 3 नाम जो आपकी खड़ी बोली गद्य के विकास से पहले में जो हम 3 नाम जरूरी देखते हैं, वो 3 नाम कौन कौन से हैं, एक बार बताइए। हमने कहा था राउलवेल, 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 ठीक है, जिसमें हमें आंशिक गद्य मिलता है, वो कौन कौन सी रचना थी, राउलवेल थी। और कौन सी थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और कौन सी थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण था। और क्या है आपके, बताइए, हमने आपके उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल और तीसरी रचना का नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है, तीसरी रचना आपकी कौन सी थी। 3 रचनाएं हमने कही थी, वर्ण रत्नाकर, एक ने जवाब दिया अभी वर्ण रत्नाकर। अच्छा, वर्ण रत्नाकर आपको याद है, तो इसके रचनाकार नाम याद है आपको, कौन थे बताइए, वर्ण रत्नाकर आपको याद है क्या, इसके रचनाकार का नाम पता है, वर्ण रत्नाकर आपको याद है। इनके रचनाकारों के नाम राउलवेल, ठीक है, वर्ण रत्नाकर, और इसके अलावा तीसरा कौन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये 3 नाम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमने शुरुआत करी थी कि हमें काव्य रचना के आदि काल में रची गई कुछ गद्य रचनाओं में हमें राउलवेल, जिसको हम चंपू काव्य कहते हैं, चंपू काव्य मतलब कि जो कि गद्य और पद्य मिश्रित है। चंपू का मतलब है कि जो कि गद्य और पद्य मिश्रित है, आंशिक रूप में हमें गद्य मिलता है, तो ये गद्य पद्य मिश्रित रचना है। इसका राउलवेल का समय माना जाता है 10वीं शताब्दी। किसका, इसका समय कितना माना जाता है, 10वीं शताब्दी। ये आपकी शिलांकित है, शिलांकित कृति। शिलांकित कृति का मतलब मैंने आपको कल समझाया था, शिला पर अंकित की हुई कृति है। रोडा कवि इसके माने जाते हैं, इनके कवि का नाम या आपके रोडा कवि के द्वारा विरचित माने जाते हैं। इनका नाम क्या है, आप कल मुझसे नाम पूछ रहे थे, रोडा कवि इनके नाम के साथ जुड़ता है, रोडा कवि, जो कि राउलवेल की रचना करते हैं। राउलवेल इसकी नायिका है, ठीक है, रोडा कवि 10वीं शताब्दी इसका समय है। राउलवेल जो कि एक चंपू ग्रंथ है जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित है। इसके अलावा मैंने कहा जो राउल है इसमें नायिका का नाम है। राउल क्या है, इसकी नायिका, नायिका समझते हैं ना, हीरोइन। यहाँ पर इस नायिका का नखशिख वर्णन है। नखशिख वर्णन यानी कि उसके पूरे आपके सर से लेकर पांव तक का, ठीक है, वर्णन आपके इसमें किया गया है। हाँ, ज्योतिरीश्वर ठाकुर बहुत बढ़िया, दामोदर शर्मा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपके हमने क्या कहा जी, आपके इनमें हमें आंशिक गद्य की झलक हमें देखने को मिलती है। ये झलक भी हमें राजस्थानी, ब्रजभाषा और मैथिली इसमें मिलती है, ठीक है। तो हमने कहा कि काव्य रचना के आदि काल में हमें राउलवेल,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये 3 रचनाएं मिलती हैं। राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। इसका समय, दामोदर शर्मा की रचना है। इसका समय 12वीं शताब्दी का माना जाता है, 12वीं शताब्दी के करीब का इसका समय माना जाता है। ये आपके ज्योतिरीश्वर ठाकुर और इसका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। ये हमने कल तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने कहा कि गद्य, जिसका खड़ी बोली गद्य का विकास हमारे आधुनिक काल भारतेंदु युग में होता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या होता है, आंशिक रूप में गद्य मिलता है। आंशिक रूप में गद्य मिलता है यानी कि आपके जिसका गद्य का बहुत राजस्थानी, ब्रजभाषा या मैथिली या दक्षिणी, इन गद्य का रूप हमें देखने को मिलेगा। तो इसी को आगे आज हम समझेंगे कि हिंदी गद्य के प्राचीन रूप में हमने सबसे पहले राजस्थानी गद्य को समझा था कि राजस्थानी गद्य जो कि 13वीं शताब्दी से इसकी प्राप्ति हमें होती है, लगभग 13वीं शताब्दी से। इसमें कुछ आपके ग्रंथ जैसे मुनि जिनविजय के द्वारा लिखा हुआ आराधना, अतियार, बाल शिक्षा, इसमें गुजराती मिश्रित राजस्थानी मिलती है और इसमें गुजराती मिश्रित राजस्थानी गद्य का रूप हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमने जैन धर्म संबंधित कुछ रचनाएं जैसे तत्व विचार, धनपाल कथा, जिसमें राजस्थानी गद्य मिलता है हमें, पृथ्वी चंद्र चरित्र और अंजना सुंदरी कथा। तो ये हमें कैसे रूप थे, तो हमने कहा ये रूप भी हमें गद्य में, ये रूप भी हमें जो है गद्य में मिलते हैं, ठीक है। कौन से गद्य में, राजस्थानी। तो कहा इसके अतिरिक्त कुछ टीकाएं, वचनिकाओं, वंशावलियों, पत्रों आदि के रूप में भी राजस्थानी गद्य मिलता है। तो राजस्थानी गद्य हमने देखा था। इसके आगे आज जानेंगे हम कि गद्य विकास के भाग को हमने अभी देखा कि हिंदी गद्य के विकास को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य और एक आधुनिक काल में हिंदी गद्य, ठीक है। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य का मतलब है कि हमारे आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल, ठीक है। अब ये भक्ति काल और रीति काल को हम मध्यकाल भी कहते हैं। इसको भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं और रीति काल को हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले और उत्तर का मतलब आपके बाद में। तो यहाँ पर रीति काल बाद में है इसलिए उत्तर मध्यकाल कहलाया, और इसमें भक्ति काल पहले है इसलिए पूर्व मध्यकाल कहलाया। तो हिंदी गद्य के विकास के क्रम को 2 भागों में समझना होगा, ठीक है। हिंदी गद्य के विकास को 2 भागों में समझना होगा, एक आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य का विकास, एक आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास। तो आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहला राजस्थानी गद्य, फिर हम देखेंगे मैथिली गद्य, फिर हम देखेंगे ब्रजभाषा गद्य और फिर हम देखेंगे दक्षिणी गद्य। तो यह भी खड़ी बोली गद्य नहीं है, ये उससे पहले के गद्य के क्या क्या रूप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने राजस्थानी गद्य को समझा कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य 10वीं शताब्दी के आसपास का हमें मिलता है। इसमें उपलब्ध रचनाएं हमारे पास आराधना हो गई, ये तो हम कल देख ही चुके हैं कि हमारे पास इसमें आराधना है, ठीक है। बाल शिक्षा है, मुनि जिनविजय द्वारा संपादित प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ में ये संग्रहित की गई हैं। इसके बाद राजस्थानी गद्य के बाद हमारे पास आ जाता है ब्रजभाषा गद्य, ठीक है। हमें आधुनिक काल से पहले के युग में, आधुनिक काल से पहले के समय में जो गद्य रूप मिलता है वो 4 भाषाओं में मिलता है, राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली और आपके दक्षिणी, ठीक है। 4 भाषा कौन कौन सी हैं? सबसे पहले राजस्थानी गद्य के हमने प्राचीनतम रूप हमें गद्य का राजस्थानी गद्य के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है ब्रजभाषा गद्य। दूसरा कौन सा है? ब्रजभाषा गद्य। इसमें क्या कहा? तो कहा कि प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ इसमें है गोरखनाथ के द्वारा रचित गोरखसार,
ठीक है, इसमें कौन सी है? गोरखनाथ विरचित गोरखसार ब्रजभाषा गद्य की झलक हमें इसको देखने को मिलती है। विट्ठलनाथ ने जो श्रृंगार रस मंडन, ये बहुत पूछा जाता है, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इसको करेक्ट कर लेंगे। वो टाइपिंग में जो है ये वाला श्रृंगार आता नहीं है, इसलिए ये ऐसा लिखा गया है, पर श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कई बार लिखा होता है आपके आपका श्रृंगार किया जाता है, तो श्रृंगार में ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो श्री है ये आपका ये वाला च है, और उसमें आपके री की मात्रा को जोड़ करके आपका क्या बनाया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी ये करेक्ट होगा, श्रृंगार। या इसको हमने ऐसे लिखा तो हमें फिर इस तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है आपके, हम कह रहे हैं कि जैसे राजस्थानी गद्य है ऐसे ही ब्रज भाषा में भी हमें गद्य देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में एक तो गोरखनाथ का लिखा हुआ गोरखसार मिला है, वैसे ही विट्ठलनाथ, ये आपके विट्ठलनाथ जो है, इसको मैं पहले ऐसे याद करवाती थी कि विट्ठलनाथ जो है ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। किसके हैं? वल्लभाचार्य के। चलो वल्लभाचार्य आपको याद नहीं करना तो आप इसको छोड़ सकते हैं। पिछली बार के बैच में मैंने आपको विट्ठलनाथ कैसे याद कराया था कि जो विट्ठलनाथ थे ये थोड़े से निठल्ले थे, और निठल्ले लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बेकार का काम करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ याद कराने के लिए बोल रही हूँ मैं कि विट्ठलनाथ जो कि थोड़े से निठल्ले थे, निठल्ले लोग कुछ ऐसा ही काम भी कर देते हैं। तो श्रृंगार किससे संबंधित होता है? प्रेम से। श्रृंगार किससे संबंधित होता है? तो हम कहेंगे श्रृंगार का संबंध होता है प्रेम से। तो इन्होंने प्रेम का रस मंडन करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? प्रेम का रस मंडन करना शुरू कर दिया, इसीलिए इन्होंने श्रृंगार रस मंडन लिखा। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने राजस्थानी गद्य के बाद ब्रजभाषा गद्य में पहुंचे। ब्रजभाषा में हमें गोरखनाथ का रचा हुआ गोरखसार ये ग्रंथ मिलता है। इसके बाद आपका हमने कहा विट्ठलनाथ की रचना श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, श्रृंगार आपके लिखते हैं क्योंकि ये विट्ठलनाथ है। विट्ठलनाथ थोड़े निठल्ले थे, तो विट्ठलनाथ निठल्ले होने के कारण और कुछ काम करते नहीं थे, तो इन्होंने सोचा चलो प्रेम पर ही कुछ लिख देता हूँ। तो ये प्रेम जो कि श्रृंगार रस में होता है, श्रृंगार रस में प्रेम दिखाया जाता है, तो ये जो श्रृंगार रस मंडन इन्होंने लिखा ये इनके निठल्ले होने का ही प्रमाण था। तो विट्ठलनाथ ने क्या लिखा है? श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ काम के भी ग्रंथ लिखे, जैसे यमुना अष्टक और नवरत्न सटीक। ठीक है, नवरत्न सटीक और यमुना अष्टक। यमुना में अष्टक। ठीक है, विट्ठलनाथ ने आपके श्रृंगार रस मंडन तो लिखा ही, साथ में आपके गोस्वामी विट्ठल नाथ इन्होंने आपके क्या क्या लिखा? श्रृंगार रस मंडन, यमुना अष्टक और नवरत्न सटीक। तो 9 और 8 दोनों ये इन्होंने ही लिखे हैं। विट्ठल नाथ बड़े तेज थे, सिर्फ इन्होंने श्रृंगार रस मंडन का ही काम नहीं किया, इन्होंने श्रृंगार रस मंडन के अलावा आपके अष्टक और नव इस पर भी काम किया, जिसमें यमुना अष्टक और आपके नवरत्न सटीक ये आपके इनके ग्रंथ द्वारा लिखे गए। ठीक है, मंडन क्या होता है? मंडन होता है किसी चीज की बढ़ा चढ़ा के उसको बताना। मंडन, खंडन यानी काटना, और मंडन यानी उसका समर्थन करना, उसकी तारीफ करना। तो इन्होंने श्रृंगार रस का मंडन किया, उसके समर्थन में थे ये। क्यों? क्योंकि ये निठल्ले थे। ठीक है, तो विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रस का क्या किया है? मंडन किया है। ठीक, अब आपके दूसरे हैं स्वामी गोकुलनाथ। स्वामी गोकुलनाथ की रचना क्या है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, ये ब्रज भाषा के ग्रंथ हैं। ब्रज भाषा गद्य की झलक हमें इसमें देखने को मिलती है, जिसमें विट्ठलनाथ का रचना ग्रंथ आपका श्रृंगार रस मंडन, गोरखनाथ का गोरखसार, स्वामी गोकुलनाथ का 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये ग्रंथ आपको याद होने चाहिए और क्रम से याद होने चाहिए। क्रम से का मतलब है बिहार बोर्ड वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे। बिहार बोर्ड का जो है आपको आपकी जो लिटरेचर पार्ट है, अगर ग्रामर पार्ट है तो ग्रामर पार्ट तो यहीं से कवर हो जाएगी। ठीक है, जो आपका लिटरेचर पार्ट है वो अलग से कराया जाएगा। आपको बोला गया है अगर हम कराएंगे तो आपके लिटरेचर के पार्ट को आपको कराया जाएगा, तो आप बहुत परेशान नहीं होंगे। ठीक, और अभी जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है आपके सिलेबस में है या नहीं है, ये आपके काम की चीज़ें। आप आगे कंपटीशन में उतरेंगे तो कंपटीशन में इसी तरीके के प्रश्न होते हैं, और हिंदी भाषा की समझ बनने के लिए इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है।
मैं चाहती तो सीधे सीधे कुछ ग्रंथों के नाम और उनके रचयिताओं के नाम आपको करा देती और आगे बढ़ जाती। मैं ये सब करा रही हूँ ताकि एक समझ आप में बने, आपको पढ़ने में मजा आए। वार्ता का मतलब होता है प्यारे दोस्त बातचीत। वार्ता क्या होती है? बातचीत। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थानी गद्य आपने देखा, राजस्थानी के बाद ब्रजभाषा गद्य देखा। अभी हिंदी खड़ी बोली तक हम नहीं पहुंचे। ठीक है, कहाँ तक नहीं पहुंचे? खड़ी बोली हिंदी तक नहीं पहुंचे हैं। अभी हमने देखा कि खड़ी बोली हिंदी तक पहुंचने के लिए हमें 4 भाषाओं के गद्य देखने होंगे, जो कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित। तो सबसे पहले राजस्थानी गद्य देखा, वहां से सवाल आपके नहीं बनते हैं। ब्रजभाषा गद्य पर हम पहुंचे हैं। ब्रजभाषा गद्य में गोरखनाथ की रचना गोरखसार, दूसरी हमने देखा विट्ठल नाथ की श्रृंगार रस मंडन, यमुना अष्टक और नवरत्न सटीक, ये रचनाएं हैं। फिर हमने गोकुलनाथ देखा। गोकुलनाथ की रचनाएं आपकी कौन सी है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं मैथिली गद्य पर। हमने कहा 4 गद्य देखने हैं हमें, राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली और दक्षिणी। राजस्थानी हम देख चुके, ब्रजभाषा देख चुके, अब हमें मैथिली गद्य देखना है। कहा इसका प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ तो हमारे पास वर्ण रत्नाकर है। वर्ण रत्नाकर मैंने आपसे कहा था ये हमें मैथिली गद्य आपके ज्योतिरीश्वर द्वारा रचित है। विद्यापति की कुछ रचनाएं जैसे कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह का बखान है और कीर्ति पताका में महासत्ता शिव सिंह का बखान है। तो इनमें हमें मैथिली गद्य का रूप देखने को मिलता है। ठीक है, किसका रूप मिलता है? मैथिली गद्य का रूप हमें देखने को मिलता है। तो कहा इसके बाद ब्रजभाषा गद्य के बाद मैथिली गद्य का मैथिली गद्य में जो हमें रूप देखने को मिलते हैं वो होते हैं वर्ण रत्नाकर में और कीर्ति लता और कीर्ति पताका में। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो हमने कहा हमारे पास वर्ण रत्नाकर, लिख लीजिए इनको, तभी लिख करके याद होंगे। वर्ण रत्नाकर है, वर्ण रत्नाकर के बाद हमारे पास कीर्ति लता है, कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है। ठीक है, क्या है? कीर्ति पताका है, कीर्ति पताका है। ठीक है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये दोनों विद्यापति की रचना है। किसकी है? विद्यापति की रचना है, ये याद करने वाली चीज है। और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर की है। किसकी है? ज्योतिरीश्वर, ज्योतिरीश्वर। ठीक है, आपके ज्योतिरीश्वर की रचना है, ज्योतिरीश्वर की रचना है। तो इस प्रकार मैथिली गद्य को हम पहुंचे। अब यहाँ पर मैथिली गद्य के बाद दक्षिणी गद्य। कहा खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य से हुआ है और कुछ लोग इसे दक्षिणी एवं अवधी गद्य का भी मिश्रित रूप मानते हैं। दक्षिणी गद्य की पहली रचना मीराजुल आशकीन है। क्या है? मीराजुल आशकीन इसकी पहली रचना है। मीराजुल आशकीन आपके किसकी रचना है? कौन सी भाषा की? तो आप कहेंगे दक्षिणी भाषा की गद्य रचना है मीराजुल आशकीन। ठीक है, क्या है? मीराजुल आशकीन दक्षिणी गद्य की पहली रचना है। इसके रचयिता का नाम है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। ठीक है, क्या है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज या नवाज गेसुदराज भी याद कर लेंगे। तो ये दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं। आपके दक्षिणी हिंदी कीर्ति लता किसकी रचना है? भाई कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों ही विद्यापति की रचना है, जो कि ब्रजभाषा में मैथिली में लिखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य के रूप में हम 4 भाषाओं के विकास को समझ रहे हैं। पहला राजस्थानी आपने देखा, दूसरा ब्रजभाषा आपने देखा, तीसरा आपने जो है मैथिली देखा और चौथा आप दक्षिणी समझ रहे हैं। दक्षिणी गद्य की रचना मीराजुल आशकीन है। मीराजुल आशकीन के रचयिता कौन है? तो हम कह रहे हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज जो है इसके रचयिता है। कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, इसके जो कि हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी माने जाते हैं। इन्हीं की रचना मीराजुल आशकीन है। इसी की क्या है? मीराजुल आशकीन है। ये क्या है? ये गद्य है। तो आपको इसको आप कह रहे हैं कि मैम याद नहीं होगा, याद आपको रिपीट करने से होगा। जितना ज़्यादा दोहराएंगे उतनी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, ये एग्जाम में मैं आपको ना इनसे संबंधित कल प्रश्न करा दूंगी। कल हम क्या करेंगे? आदि काल से संबंधित अभी तक आज फ्राइडे तक जो कुछ आप पढ़ लेंगे, कल हम इसके प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे
और रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगी, कल हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे इनको याद करने की, और ट्रिक्स के साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन जो अभी तक जो आपने पढ़ा है इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो सैटरडे का दिन हम ऐसे रखेंगे कि मंडे टू फ्राइडे हमने जो जो पढ़ लिया है सैटरडे को उसके क्वेश्चंस कर लें, ताकि एक आपको ये पता चले कि इसमें से क्वेश्चंस पूछा कैसे जाना है, दूसरा आप ये देख पाएँ कि आपको याद रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। मैम आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, भाई स्पीड कम कर लेंगे, कोई बात नहीं। वापिस कितनी की स्पीड में बताना है बताइए, मैं आपको 0.25 की स्पीड में बताऊं कि 0.50 की स्पीड में बताऊं कि 0.75 की स्पीड में बताऊं कि आपके 1 की स्पीड में ही ठीक है, या मैं आपको 1.25 या मैं 2 की स्पीड में बताऊं, ठीक है। मैं अलग अलग स्पीड में बोल सकती हूँ, जैसे आप यूट्यूब पर आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पर भी ऑप्शन आता होगा स्पीड चेंज करने का, ठीक है। तो आप मुझसे बोलिए कितनी स्पीड में बोलना है, मैं उतनी स्पीड में आपको बोल के दिखा दूंगी, धीरे धीरे बोलना है तब भी और स्पीड में बोलना है तब भी। तो बताइए कैसे बोलना है, धीरे धीरे या आपके इनमें से स्पीड सेलेक्ट करिए कि कौन सी स्पीड में बोलना है, उसी स्पीड में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कीर्ति, राहुल, साक्षी, सुनील, रितेश, प्रिया, मैम लिखकर समझाया करें, ठीक है। इसके अलावा 2 की स्पीड में बोलूं, समझ में आ जाएगा ना, बिल्कुल समझ लेंगे, मैं तो बोल लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो आदत है 2 की स्पीड में बोलने की। आप लोग समझ लेंगे तो बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है। 2 की स्पीड में ही पढ़ेंगे, फिर हम 1 की स्पीड में आएंगे ही नहीं। 0.25, 0.50, 0.75, भाई 1 पे टिक जाओ, सब अलग अलग बोल रहे हो। चलिए अब हम खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य के विकास तक पहुंचने से पहले राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी के बाद मैथिली, और इसके अलावा ब्रजभाषा, और चौथा दक्षिणी गद्य, इनकी झलक, इसमें हमें आपके अभी प्रॉपर खड़ी बोली गद्य का विकास नहीं हुआ है। जैसे आपके जन्म से पहले जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तो धीरे धीरे आपका विकास हुआ है। अभी आप जैसे आप मान लीजिए कि आप मम्मी के कहाँ हैं, पेट में हैं, ठीक है, अभी आपका विकास नहीं हुआ है, आप अभी पेट में ही हैं। और पेट में विकास की भी अलग अलग अवस्थाएं होंगी कि पहले आपके जो है मस्तिष्क का विकास हुआ, पैर का विकास हुआ, हाथों का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे आपके पूरे शरीर का विकास हुआ। तो ऐसी ही अवस्था चल रही है। अभी जब हम खड़ी बोली गद्य की बात कर रहे हैं तो खड़ी बोली जो गद्य है वह खड़ी बोली गद्य में आपके हम कहते हैं कि खड़ी बोली गद्य के विकास से पहले हमें गद्य की थोड़ी बहुत झलक राजस्थानी गद्य के रूप में, ब्रजभाषा गद्य के रूप में, मैथिली गद्य के रूप में और दक्षिणी गद्य के रूप में मिलती है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फिर कैसे आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, इसलिए तो बार बार चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा कि हम जब हिंदी गद्य के विकास को पढ़ रहे हैं तो हिंदी गद्य के विकास को हम भारतेंदु से पहले और आपके भारतेंदु के बाद समझेंगे। अभी हम भारतेंदु से पहले वाली स्थिति में, भारतेंदु से पहले आपका आदि काल, भक्ति काल और रेती काल आ जाता है। इन तीनों कालों में गद्य का बहुत थोड़ा सा रूप हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हिंदी जो है, हिंदी गद्य माँ के पेट में ही हुआ, अभी उसका विकास नहीं हुआ, उसके लक्षण दिखने लगे हैं। तो उसके लक्षण हमें कैसे दिखते हैं, तो हमने कहा जो उसके लक्षण है हमें राजस्थानी गद्य के रूप में, मैथिली गद्य के रूप में, ब्रजभाषा गद्य के रूप में और दक्षिणी गद्य के रूप में मिलते हैं, ठीक है। कैसे कैसे मिलते हैं, ब्रजभाषा, दक्षिणी, राजस्थानी और मैथिली गद्य के रूप में अभी लक्षण मिले हैं। अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, अभी हिंदी खड़ी बोली बाहर फूट के निकली नहीं है, अभी यहाँ अंदर अंदर आपके गद्य का काम चल रहा है राजस्थानी में, ठीक है। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि याद हो जाए क्लास में ही। राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ठीक है, राजस्थानी, मैथिली, आपकी दक्षिणी और ब्रजभाषा गद्य, ये 4 गद्य रूप हमें मिलते हैं खड़ी बोली गद्य से पहले। हिंदी जब हम बोल रहे हैं तो हिंदी में आपके बहुत सारी बोलियों का समूह आता है। वर्तमान में हम जिसे हिंदी बोल रहे हैं वो खड़ी बोली है, जो जिससे हम और आप बातचीत कर रहे हैं। इस गद्य तक पहुंचने से पहले गद्य का विकास राजस्थानी में, मैथिली में, आपके ब्रजभाषा में और दक्षिणी में हो चुका है। राजस्थानी गद्य की कुछ प्रमुख रचनाएं आपने देखी, ऐसे ही ब्रजभाषा गद्य की कुछ प्रमुख रचनाएं आपने देखी, मैथिली गद्य की आपने कुछ प्रमुख रचनाएं देखी, और हम दक्षिणी गद्य पर पहुंच चुके हैं।
दक्षिणी गद्य की भी कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मिराजुल आशिकीन, जो कि आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमने कहा ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, जो कि हिंदी आपके दक्षिणी गद्य के पहले लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने दक्षिणी में पहला गद्य लिखा है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। और सबरस उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति है। ऐसे ही सबरस जो कि उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य कृति के रूप में जानी जाती है। तो बताइए यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं आपने? अब मैं अपनी पहली स्लाइड पर पहुंचूं तो हमने कहा कि हमें हिंदी हमें यहाँ पर भारतेंदु से पहले गद्य के विकास को समझना है। तो भारतेंदु से पहले गद्य के विकास को हम कौन कौन सी भाषाओं में देखते हैं? हम कहते हैं कि भारतेंदु युग से पहले, यानी खड़ी बोली गद्य से पहले, इसको आप भारतेंदु युग को खड़ी बोली गद्य का विकास है ना, इसमें खड़ी बोली गद्य का रूप हमें देखने को मिलता है, खड़ी बोली गद्य का रूप देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले हमें गद्य की झलक राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, मैथिली गद्य और आपके दक्षिणी, ठीक है, आपके दक्षिणी गद्य के रूप में मिल जाती है। ठीक, यहीं तक हमने अभी चीजों को समझा है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपने कुछ प्रमुख रचनाएं जो मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ, यानी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? अब तो किसी का नहीं रह गया डाउट? ये तो अब हमने कहा था हिंदी गद्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें राजस्थानी गद्य को हमने समझा। इसके बाद राजस्थानी गद्य के बाद हमने ब्रजभाषा गद्य को समझा। ब्रजभाषा गद्य के बाद आपने मैथिली गद्य को समझा, फिर आपने दक्षिणी गद्य को समझा। अब कहा उत्तरी भारत में जो खड़ी बोली के गद्य का विकास। अब देखिए खड़ी बोली, आपके सवाल, खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? ठीक है, आपके कई बार कहा जाता है कि खड़ी बोली गद्य की पहली रचना बताइए। अब हम धीरे धीरे कहाँ पर बढ़ने लगे हैं? खड़ी बोली गद्य का आंशिक रूप। अभी तक आपको खड़ी बोली की झलक नहीं मिली थी, राजस्थानी की मिली थी, ब्रजभाषा की मिली थी, आपके मैथिली की मिली थी, दक्षिणी की मिली थी। अभी खड़ी बोली की झलक आपको अब मिलना शुरू होगी। इससे पहले राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा और दक्षिणी, अब आपको खड़ी बोली की झलक मिलनी शुरू हो चुकी है। खड़ी बोली की पहली रचना कई लोग चंद छंद वर्णन की महिमा, कई लोग गोरा बादल की कथा, ये आपके जो है एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये दोनों। एक तो गोरा बादल की कथा, एक चंद छंद वर्णन की महिमा, 11th में भी आपके पल्ले पड़ी ही होंगी। तो ये दोनों आपकी कुछ लोग मानते हैं कि चंद छंद वर्णन की महिमा यह खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। दूसरा आपके गोरा बादल की कथा, कुछ लोग इसे भी क्या मानते हैं? इसे भी हिंदी गद्य की पहली रचना मानते हैं। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हमने जो भी पढ़ा वह खड़ी बोली गद्य से पहले की अवस्था है, जिसमें राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य और आपका दक्षिणी गद्य मिलता है। अब हम कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे खड़ी बोली गद्य की तरफ अभी हम बढ़ने लगे हैं। असली विकास भारतेंदु युग में हुआ है। अभी हम भारतेंदु युग में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन भारतेंदु से पहले भी खड़ी बोली गद्य का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया है। राजस्थानी, ब्रजभाषा, मैथिली और दक्षिणी से पहुंचते पहुंचते हम थोड़े बहुत खड़ी बोली की तरफ भी अपने कदम हमने बढ़ा दिए हैं। भारतेंदु से पहले ही, ये भारतेंदु से पहले का ही चल रहा है। भारतेंदु से पहले खड़ी बोली गद्य की पहली रचना आपकी कौन सी मानी जाती है? तो हमने कहा कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या है? आपके ग्रंथ का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। कहा कि कवि गंग द्वारा रचित, इसमें ब्रज मिश्रित खड़ी बोली है, अभी शुद्ध खड़ी बोली नहीं है। कैसी है? कहा ब्रज मिश्रित है, ब्रज भाषा का मिश्रण है और थोड़ी थोड़ी खड़ी बोली अब हमें नजर आने लगी है। ठीक है, क्या कहा कि चंद छंद वर्णन की महिमा, जिसमें हमें थोड़ी थोड़ी खड़ी बोली नजर आने लगी है, कवि गंग की पहली रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा को भी कुछ लोग यही कहते हैं, यह कवि जटमल द्वारा रचित है। जटमल की रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। क्या है जटमल की रचना? गोरा बादल की कथा। अब हमें खड़ी बोली का सबसे व्यवस्थित रूप सबसे पहले किसमें मिलता है? तो यह रचना आपको याद रखनी है, भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। राम प्रसाद
निरंजनी की रचना है राम प्रसाद आपके, निरंजनी की रचना है, निरंजनी की रचना है आपके भाषा योग वशिष्ठ। कहा यह खड़ी बोली गद्य की सर्वाधिक मान्य एवं व्यवस्थित भाषा में रचित ग्रंथ प्रथम पुस्तक है। ठीक है, कौन सी है? तो हमने कहा कि खड़ी बोली मिश्रित हमें चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग और जटमल की गोरा बादल की कथा मिलती है। सबसे पहले जहां पर हमें क्या मिलता है, खड़ी बोली का थोड़ा सा व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है, जहां हमें लगता है अच्छा अब खड़ी बोली जो है अपने जैसे बच्चा, जैसे मान लीजिए ऐसे बच्चा पैदा हो गया है ना, अभी तक जो है लक्षण दिखते, पेट जो है बढ़ रहा था धीरे धीरे क्योंकि बच्चे के अंगों का विकास हो रहा था। अब क्या है, बच्चा हमें स्पष्ट हाथ में आ गया, हमारे बच्चे ने जन्म ले लिया है। तो ऐसे ही खड़ी बोली का व्यवस्थित रूप पहली बार हमें इस भाषा योग वशिष्ठ में देखने को मिलता है, जो कि राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वशिष्ठ, जिसमें पहली बार हमें खड़ी बोली का एक व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। और पद्म पुराण, ये भी पंडित दौलत राम की रचना है और इसमें भी खड़ी बोली का हमें दर्शन होते हैं, खड़ी बोली इसमें भी हमें दिखाई देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, खड़ी बोली के विकास में जो 4 महत्वपूर्ण नाम आते हैं जिसको लेखक चतुष्टय के रूप में हम समझते हैं, उसको भी समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अभी हमने अच्छा आधुनिक काल तक अभी हम पहुंचे नहीं है, इसको हम आधुनिक काल को अभी हम समझेंगे। अभी इससे पहले हमें कुछ और भी पढ़ना है। आधुनिक काल से पूर्व गद्य, इसको पढ़ना है अभी। आधुनिक काल से पूर्व गद्य हमें ब्रजभाषा में मिलता है, राजस्थानी में मिलता है, मैथिली में मिलता है और दक्षिणी में मिलता है। आधुनिक युग से पूर्व गद्य का उल्लेख और महत्व नगण्य है, बहुत आंशिक रूप में हमें गद्य मिलता है। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं, ये तो हम ही था। भारतेंदु पूर्व युग में ब्रजभाषा गद्य, भक्ति काल कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ, जिसमें वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ का श्रृंगार रस मंडन है ना। श्रृंगार रस मंडन के अलावा यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक भी हमने देखा है। और विट्ठल नाथ के पुत्र गोकुल नाथ के द्वारा 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता को हमने समझा है। ठीक है, आगे हमने अब इसी के ये सारी रचना वो है जो कि आपके भारतेंदु युग से पूर्व की रचनाएं हैं। भारतेंदु पूर्व युग की रचनाओं में विट्ठल नाथ का श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन के अलावा हमने यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक, ये तीनों रचनाएं आपके इसकी है, आपके विट्ठल नाथ के पुत्र गोकुल नाथ की रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इसके अलावा नाभादास की एक रचना है अष्टयाम, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या इसका वर्णन है। नाभादास की रचना अष्टयाम, जिसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। वैकुंठ मणि शुक्ल, ये सारे खड़ी बोली का आंशिक रूप इन सब में हमें दिखने लगा है। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, खड़ी बोली का ये जो रचनाएं आप देख रहे हैं, इसमें खड़ी बोली की झलक हमें देखने को मिल रही है, खड़ी बोली की झलक देखने को मिल रही है। वैकुंठ मणि शुक्ल का अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। अकबर के समय में कवि गंग हुए, जिनका चंद छंद वर्णन की महिमा। राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ और पंडित दौलत राम द्वारा रचित पद्म पुराण, ये आपके कुछ प्रमुख प्रश्न हैं। अब हम कल क्या करेंगे, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है इसके आगे कुछ जरूरी रह गया क्या? नहीं, इससे आगे आपको मंडे को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है इसका कल हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कल हम रिवीजन प्लस MCQ क्वेश्चंस करूंगी, तो आप सभी रिवाइज करके आएंगे ताकि आप लोगों से जब सवाल पूछे जाएं तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। हमें भागना नहीं है कि फटाफट सिलेबस खत्म कराया और आपके दिमाग में कुछ बैठा नहीं। रानी केतकी की कहानी तक भी पहुंचेंगे भाई, थम जाओ। ठीक है, हाँ ये 4 नाम बता दिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, रानी केतकी की कहानी भी आएगी, थोड़ा सा आप सब्र तो रखा करो, भागते रहते हो आगे, फिर कहते मैम आप 2 की स्पीड में भाग रहे हो, तुम भगाते हो ना सामने से। ठीक है, चलिए, तो संडे का क्या होगा भैया? संडे को क्या होता है, संडे को जो है खाओ आप अंडे और संडे को लो मौज। ठीक है, अभी आपको संडे को फ्री छोड़ा जा रहा है, लेकिन जब आपके एग्जाम नज़दीक होंगे, जब हमें रिवीजन क्लासेस लगानी होगी तो संडे को भी क्लासेस होंगी। अभी तो शुरुआत का समय है, शुरुआत में थोड़ा ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो शुरुआत में अभी मंडे टू सैटरडे हम क्लासेस चला रहे हैं।
मंडे टू फ्राइडे आपने जो जो पढ़ा है, सैटरडे इसका रिवीजन प्लस टेस्ट, इसी पर के बेस्ड पर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको करेंगे। यहाँ तक चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, नहीं होंगी सेट तो कल सेट करा दी जाएंगी, ठीक है। कुछ ट्रिक्स के साथ हम कल चीज़ों को देखेंगे, कुछ MCQ क्वेश्चंस देखेंगे, तो कल के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने कैसे हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार।